मंगलवार का दिन एनडीए के लिए मंगलमय रहा। जी हां, बिहार विधानसभा की 243 सीटों में एनडीए ने 125 सीट पर कब्जा करके बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि विपक्षी महागठबंधन ने 110 सीट जीती है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक बिहार में सत्ताधारी एनडीए में शामिल भाजपा ने 74 सीट, जदयू ने 43 सीट, विकासशील इंसान पार्टी ने 4 सीटों पर और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं विपक्षी महागठबंधन में शामिल राजद ने 75 सीटों पर, कांग्रेस ने 19 सीटों पर, भाकपा माले ने 12 सीटों पर, भाकपा एवं माकपा ने 2-2 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें, लोजपा और बसपा ने 1-1 सीट जीती है। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में सफल रहा है। वहीं वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में जदयू ने फिर से जीत दर्ज की है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से फैक्टर रहे जिस पर जनता ने भरोसा करते हुए एक बार फिर से एनडीए पर भरोसा जताया, जिस पर जनता ने भरोसा करते हुए एनडीए को चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता का भरोसा कायम। युवा तेजस्वी के मुकाबले अनुभवी मोदी नीतीश पर यकीन। उज्ज्वला, मुफ्त शौचालय, नकदी राहत जैसी केंद्रीय योजनाएं। 15 साल पहले लालू राबड़ी के समय के जंगल राज का भय। महिला मतदाताओं का समर्थन। आखिर गठबंधन क्यों पिछड़ा? अनुभव की कमी, कोई रोड मैप नहीं। लालू की गैर मौजूदगी और तेजस्वी में अनुभव की कमी। आधार न होने के बावजूद कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा सीटें। सहयोगी दलों का जाना, विपक्ष को एकजुट न कर पाना। अनुभवी नेताओं की कमी। इस बार 57.05% वोटिंग हुई, जबकि 2015 में 56.6% लोगों ने वोट दिया था। हम आपको बता दें कि 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां महिलाओं का मतदान 70% से ज्यादा रहा और 141 सीटों पर 60% से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया। वहीं पुरुष मतदाता पीछे रहे। शराबबंदी और केंद्र की उज्ज्वला जैसी योजनाओं से एनडीए को फायदा मिला। चुनाव हो या उपचुनाव, एक आदमी का जलवा कायम है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके नाम का सिक्का लगातार राजनीति में चल रहा है। कयास ये लगाया जा रहा था कि कोरोना काल के बाद मोदी के खिलाफ जो आक्रोश है उससे उनको करारी हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हुआ इसके उलट। क्योंकि चाहे दक्षिण का राज्य तमिलनाडु हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात, हर जगह मोदी के नाम पर बम्पर वोटिंग हुई। इतना ही नहीं, गुजरात में तो बीजेपी ने सभी 8 सीटों पर जीत हासिल की और तो और बीजेपी ने यूपी में 6 सीटों पर जीत हासिल की और एमपी में भी हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 16 सीट पर बम्पर जीत हासिल की है। यानी यहाँ पर भी मोदी का सिक्का चला। इसके बाद बिहार में मोदी ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 रैलियां की और इन 12 रैलियों के जरिए मोदी ने बिहार की बयार अपने नाम कर ली और इसी का नतीजा हुआ कि तमाम आक्रोश और विरोध के बाद भी एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा हासिल किया है। हालांकि बिहार में नरेंद्र मोदी ने डबल युवराज बनाम डबल इंजन की सरकार का नारा गढ़ा, जो बिहार की जनता को पसंद आया और उसी के आधार पर बिहार की जनता ने अपना वोट दिया। यानी जिस मोदी को सोशल मीडिया पर विरोध का सामना करना पड़ रहा था, उसी मोदी को बिहार की जनता ने अपना वोट दिया। तो क्या यह मान लिया जाए जो कयास लगाया जा रहा था कि कोरोना काल के बाद जनता ने जो आक्रोश मोदी के खिलाफ व्यक्त किया था वो महज दिखावा था? क्योंकि अगर मोदी इन तमाम विरोधों के बावजूद अपनी चुनावी रैली से जनता को प्रभावित कर वोट ले रहे हैं तो माना जाना चाहिए कि मोदी ब्रांड अब भी हिट है। तो फिलहाल जिन विरोधियों को लगा था कि मोदी विरोध के जरिए सत्ता के शिखर तक पहुंच जाएंगे और उनको जनता का प्यार मिलेगा, उनका यह सपना काफूर हो गया है और अब उनको अगले 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि विरोध करना विपक्ष का काम है, वो करेगा ही। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य अब अधर में लटक गया है। जी हां,
बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनी है। चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान ने एनडीए को छोड़कर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। इस चुनाव में भले ही चिराग पासवान ने राज्य में जेडीयू को बीजेपी का छोटा भाई बनाकर छोड़ दिया, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि चिराग के भविष्य का क्या होगा। चिराग की पार्टी एलजेपी ने 34 सीटों पर वोट काटकर जेडीयू को हरवाया और एंटी इनकम्बेंसी वोटों को विपक्षी महागठबंधन में जाने से रोका, लेकिन खुद केवल एक ही सीट जीत पाए। यानी इस पूरे खेल में लोजपा को खुद अपने हाथ कुछ नहीं लगा। विशेषज्ञों की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा भले ही शहीद हो गई, लेकिन पार्टी ने बीजेपी की गठबंधन में बड़ा भाई बनने की मुरीद पूरी कर दी। चुनाव में एलजेपी पर आरोप लगे कि वो बीजेपी के शह पर जेडीयू के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन हकीकत ये भी है कि एलजेपी के कारण ही बीजेपी राज्य में दूसरी बड़ी पार्टी बनी है और जेडीयू छोटा भाई बन गई है, क्योंकि लोजपा ने जदयू की सीटों पर उम्मीदवार उतारे। बड़ी संख्या में बीजेपी के बागी नेता लोजपा के टिकट पर मैदान में उतरे। चुनाव से पहले ये चर्चा थी कि बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी वोटों को विपक्षी खेमे में जाने से रोकने के लिए ये रणनीति बनाई है। नतीजे बताते हैं कि बीजेपी की ये रणनीति चुनाव मैदान में काम आई। बीजेपी 76 सीटें हासिल कर गठबंधन में बड़ा भाई की भूमिका हासिल करने में कामयाब रही। इसके अलावा लोजपा ने करीब 100 सीटों पर बड़ी संख्या में नीतीश से नाराज मतदाताओं को अपने पाले में करने में सफलता हासिल की। अगर लोजपा चुनाव मैदान में नहीं होती तो इन वोटों के विपक्षी खेमे में जाने का भय था। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरे खेल में लोजपा को खुद अपने हाथ कुछ नहीं लगा। बीजेपी की 74 जबकि जेडीयू को 43 सीटों पर जीत मिली है। ऐसे में सूत्रों की माने तो आने वाले समय में चिराग राज्य में एक बार फिर से बीजेपी संग गठजोड़ कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या जेडीयू इसके लिए तैयार होगी। फिलहाल इस बात की संभावना तो नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। एक ओर चिराग अपने पिता की जगह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस समय जदयू लोजपा से बेहद खफा है। अब सवाल उठता है, क्या बीजेपी जदयू को नाराज कर चिराग को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देगी। मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना के दौरान एनडीए को बढ़त मिलते ही बिहार की राजनीति गर्म हो गई। महागठबंधन के घटक दलों ने एनडीए पर मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार देर रात पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गया और नीतीश कुमार पर वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाया। चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर पहुंचे आरजेडी और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार के इशारे पर कुछ अधिकारी मतों की गिनती में हेर-फेर कर महागठबंधन के प्रत्याशियों को पीछे दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें हैं जिन पर रिटर्निंग ऑफिसर पर दबाव डालकर जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया गया है। आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। वहीं चुनाव आयोग ने साफ कहा कि मशीनें पूरी तरह मजबूत हैं और इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ईवीएम के इस्तेमाल को सही बताया है। साल 2017 में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को ईवीएम चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर किसी भी तरह का संदेह करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हर चुनाव में ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ा ही जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया, लेकिन भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव का असर साफ इस बैठक में दिखा, जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शरीक हुए थे। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी सम्मेलन में मौजूद थे। पीएम मोदी ने न तो अपने संबोधन की शुरुआत में जिनपिंग या इमरान का नाम लिया, न ही भाषण खत्म करते वक्त सबका शुक्रिया अदा करते हुए चीन और पाकिस्तान का जिक्र किया। पूरी मीटिंग में मोदी ने जिनपिंग को इग्नोर किया। पीएम मोदी के भाषण के दौरान जिनपिंग और इमरान खान पूरे समय तक इधर उधर देखते रहे। चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना मोदी ने कहा, कुछ देश एससीओ में द्विपक्षीय मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, ये एससीओ चार्टर के खिलाफ है। हालांकि इन सब के बीच पीएम मोदी ने कहा कि हमने हमेशा आतंकवाद
अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के विरोध में आवाज उठाई है। भारत एससीओ चार्टर में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार एससीओ के तहत काम करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा है, परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एससीओ एजेंडा में बार बार अनावश्यक रूप से द्विपक्षीय मुद्दों को लाने का प्रयास हो रहा है और जो एससीओ चार्टर और शंघाई रिपिस्ट का उल्लंघन करते हैं। इस तरह के प्रयास एससीओ को परिभाषित करने वाली सर्वसम्मति और सहयोग की भावना के विपरीत है। खैर, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत ने एक बार फिर से चीन और पाकिस्तान को इग्नोर करके बता दिया है कि वो उनकी बेउनवान बातों पर भी जरा गौर करने वाला नहीं है। भारत की तरफ से मिली कड़ी प्रतिक्रिया के बाद चीन और पाकिस्तान को अब समझ में आ गया है कि भारत उनको सार्वजनिक तौर पर बहिष्कार करने से जरा भी पीछे नहीं रहने वाला है।